चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आपको क्या है कि 10th लेवल पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस पता हो। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपको क्लास 9th में बताया था एनर्जी मीनिंग होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, और पावर मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पास कितनी एनर्जी है वर्क करने की, और इलेक्ट्रिक पावर मतलब आप कितना वर्क पर यूनिट टाइम कर रहे हैं। मतलब आपके पास यहाँ पे टोटल वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है, और यहाँ पे आपको 1 सेकेंड में आप कितना वर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ फिर से वो देखिए, एनर्जी मतलब होता है वर्क करने की कैपेसिटी, मतलब आपका वर्क कितना है, और इलेक्ट्रिक पावर शो करती है कि आप अमाउंट ऑफ वर्क 1 सेकेंड में कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, वो आपका इलेक्ट्रिक पावर होता है। तो देखिए डेफिनेशन आप रीड करेंगे, द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, मतलब टोटल एनर्जी सप्लाइड, कि जो एनर्जी है वो आप वर्क करने में यूटिलाइज करेंगे। द वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। जैसा आपको सभी को भी बताया, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको चार्ज को फ्लो कराने के लिए, करंट फ्लो कराने के लिए वर्क चाहिए होता है, और वर्क रेजिस्टेंस को ओवरटेक करने में यूज होता है। तो वो जो वर्क होता है वो आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। मतलब जो वर्क करने की कैपेसिटी चाहिए चार्ज को किसी रेजिस्टेंस को ओवरटेक करने में, वो आपका होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब किसी चार्ज के पास एनर्जी होनी चाहिए किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वर्क करने के लिए, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और आपको बताया था कि अगर वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा होगा तो वो जो एनर्जी होगी, ज़्यादातर एनर्जी आपका रखते हैं, सारी की सारी एनर्जी आपकी हीट प्रोड्यूस करने में चली जाएगी। और हीट प्रोड्यूस बाय रेजिस्टेंस आपका क्या था वहाँ पे, इससे पहले वाले लेक्चर में आपको डिराइव करके दिखाया गया था। तो आपने देखा है एनर्जी जो है, एनर्जी ही आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज के पास होती है, वो सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती थी। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड, तो आप इसी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, इक्वल टू एच इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे देखिए पावर आपका क्या है, देखिए सुन, यहाँ पे एच आपका वी आई इंटू टी बनता है, और आपको पता है इलेक्ट्रिकल पावर होती है टाइम रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसका मीनिंग है कि 1 सेकेंड में कोई भी डिवाइस कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, या 1 सेकेंड में कितना वर्क चाहिए उसको। तो देखिए आप देख पा रहे हैं एनर्जी ही वर्क करने में यूटिलाइज होती है। तो अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई डिवाइस है वो इतनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, V मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू टी। और आपको पता है पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, या आप कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड अपॉन टाइम, या आप कह सकते हैं वंस एनर्जी कंज्यूम्ड या वर्क कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। तो मतलब आपको एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क कंज्यूम्ड पर सेकेंड, तो मतलब वी आई टी को आपको टी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इस पोर्शन को वी आई टी को आप टी से डिवाइड करते हो तो आपका वी आई बचता है। तो आप देख पा रहे हैं पावर की इक्वेशन आपकी ये आती है स्टूडेंट्स।
अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, अगर आपको पावर गिवन है और एनर्जी पूछा है तो आप डायरेक्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ पे पावर पूछ रहा है तो आपको वर्क या एनर्जी पता है तो आप टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आपने देखा स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क या वर्क की इक्वल होती है। तो इसकी ऐसा यूनिट बनती है 1 जूल, या आप ये कह सकते हैं पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो पावर वॉट और ये टाइम, तो ये 1 जूल की इक्वल। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी बन जाती है जूल, और पावर की बन जाती है वॉट, क्योंकि आपने 9th पढ़ा है वर्क पर यूनिट टाइम हम लोग बोलते हैं वॉट, 1 वॉट, या आप कह सकते हैं 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड इज डिफाइंड एज पावर। तो एसआई यूनिट भी आपकी 1 जूल पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं पावर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग, और बेसिकली ये और जो लेक्चर है न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, क्योंकि यही न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, और आपको इसके बाहर न्यूमेरिकल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट अब इधर देखिए, आप 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कोई एक ऐसा डिवाइस है जो 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है ईच सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रही, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो आप क्या समझेंगे इसका, ये 100 जूल पर सेकेंड गिवन है आपको, 100 जूल पर सेकेंड, मीनिंग कि 100 जूल ऑफ जो एनर्जी है वो आपकी 1 सेकेंड में कंज्यूम हो जा रही है। और यहाँ पे और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 4 ओम रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हैं ये जो लोड है, आप ये कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, जो हमें वर्क हमारा कंज्यूम कर रहा है, वो आपका 4 ओम रेजिस्टेंस है। आपसे पूछेंगे फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, आपको हीट एनर्जी 100 जूल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम है, और टाइम आपका 1 सेकेंड है, और आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। तो आपको एनर्जी गिवन है, तो आप देख सकते हैं ज़्यादातर आपका एच का फॉर्मूला यूज़ होगा जब भी हीट की बात आएगी। तो आपने यहाँ पे देख लिया एच, आर, टी और वी पूछा गया है, तो आप फॉर्मूले पे जाएंगे। एच की वैल्यू आपको गिवन है 100 जूल, और वोल्टेज आपसे पूछा गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है, और टाइम की वैल्यू गिवन है। तो इसका मतलब आपको H इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ वी का स्क्वायर है, तो वी फाइंड आउट करने के लिए आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टी को डिवाइड करेंगे, और इसका रूट लेना पड़ेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने रूट ऑफ एच डिवाइडेड बाय आर इंटू टी किया है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहाँ पे यार आपका 5 एम्पियर स्टूडेंट आपका करंट आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी। देखिए स्टूडेंट, आपका फॉर्मूला है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो स्टूडेंट चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लें, या फिर इस तरीके पहले करंट फाइंड आउट करें, और फिर आपको सभी को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है किसी रजिस्टर के अक्रॉस। आप याद कीजिए ओम्स लॉ में अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है वी इक्वल टू आई टाइम्स आर हो गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले इन्होंने करंट फाइंड आउट किया है, और फिर करंट के बाद वी इक्वल टू आई आर किया, तो यहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट हो गया। तो ये स्टूडेंट आपका एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल था। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे पावर पे बेस्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले न्यूमेरिकल में
एक इलेक्ट्रिक आयरन है, कंज्यूम कर रही एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। इसमें देखिए रेट गिवन है, एनर्जी नहीं गिवन है, एनर्जी कंजम्पशन का रेट गिवन है, मतलब पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम एनर्जी कंज्यूम होना या पर यूनिट टाइम एनर्जी वर्क कंज्यूम करना, वो पावर देता, और पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए रेट इक्वल टू आपका गिवन है 840 वॉट, मतलब, और रेट मतलब आपको पावर गिवन है, तो ये आपके पी की वैल्यू है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम से आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम। तो आपसे कहने मतलब ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, जब आप उसको यूज कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करती है 840 वॉट, जब आप उसका नॉब हाईएस्ट पॉइंट पर रखते हैं, और जब उसका आप लोवेस्ट पॉइंट पर नॉब रखते हैं तो वो 360 वॉट कंज्यूम करती है एनर्जी पर सेकेंड, मतलब 360 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है पर सेकेंड। तो अब आप देखिए, और यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट की वैल्यू कम करते हैं तो आपकी हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है, करंट की वैल्यू ज़्यादा करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट आपका ज़्यादा हो जाता है, और वोल्टेज आपका सेम है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कंडीशन में आपसे पूछा गया है करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है। तो स्टूडेंट आप देखिए, आपको फर्स्ट कंडीशन में करंट की वैल्यू मिल गई, पावर अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज देखिए 200 है, 220 वोल्ट है, और फर्स्ट कंडीशन में आपका पावर है 840। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, करंट निकाला फर्स्ट केस में 840 वॉट अपॉन 200, तो ये आपका करंट आ गया। अब यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस भी पूछा गया है, दोनों अलग अलग पॉइंट ऑफ केस पे। तो देखिए अब यहाँ पे फिर से ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ स्टेट करता है V इक्वल टू आई आर, तो आपको R फाइंड आउट करना है और V गिवन है, तो V अपॉन I करेंगे, तो ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से आपने दूसरी कंडीशन में किया, जब आपकी मिनिमम हीटिंग थी तो 360 वॉट एनर्जी पर सेकेंड, मतलब 360 जूल एनर्जी पर सेकेंड कंज्यूम हो रही थी, या आप कह सकते हैं 360 वॉट इसकी पावर थी। और आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी टाइम्स आई। तो आप देख सकते हैं पावर इक्वल टू वी टाइम्स आई होगा, तो आई की वैल्यू पावर अपॉन, ये देखिए आई की वैल्यू आपकी पावर अपॉन वोल्टेज होगी। तो आपने पावर अपॉन वोल्टेज आई की वैल्यू निकाली, फिर ओम्स लॉ यूज करके आर इक्वल टू वी अपॉन आई हो गया, तो यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब स्टूडेंट हमारे इसमें एक लास्ट टॉपिक जो बचा रह गया था वो इलेक्ट्रिक फ्यूज का था। स्टूडेंट देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का अगर आपको एग्जाम में डायग्राम आता है तो आपको ये दोनों ही डायग्राम बनाने होंगे। तो स्टूडेंट देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब कैसे बना होता है, आप ध्यान देंगे ये जो वायर होता है ये लाइव वायर होता है, और ये हमारा फ्यूज है। ये वाला पोर्शन आपका फ्यूज का देखिए इस वाले डायग्राम में देखेंगे, ये फ्यूज का, ये आपका फ्यूज जब प्लग्ड इन कंडीशन में, प्लग्ड इन कंडीशन मतलब वर्किंग कंडीशन में है, तो वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन जब आप फ्यूज को बाहर निकाल लेते हैं तो ये देखिए ये बाहर वाला पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है पूरा, ये जो इस वाले डायग्राम में ये वाला बाहर निकला हुआ है,
और ये वाला पोर्शन है जो कि यहाँ लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, तो ये जो लाइव वायर है, मतलब आप देख पा रहे हैं ये लाइव वायर जो आपका पोल से जिसमें करंट की सप्लाई आ रही होगी वो इस वाले वायर में आता है। तो देखते हैं आप, इधर से सप्लाई देते हैं, जो आपका सप्लाई वाला वायर इधर आता है। फिर आपको जिस भी डिवाइस को यूज़ करना तो वो वायर आप यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। तो आप देखिए इसमें लाइव वायर ये आया, उसके बाद ये वायर जहाँ भी आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ जा रहा है। तो इसके बीच में ही सारा जो भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है स्टूडेंट्स फ्यूज़ में। तो अब देखिए फ्यूज़ का भी हम आपको कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। तो देखिए ये लाइव वायर एक इधर आता है आपको सप्लाई से, और एक वायर यहाँ से आता है जिस भी डिवाइस में आपको यूज़ करना है। और ये जो पूरा गेम है वो इधर बीच में है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इनके बीच में एक वायर कनेक्टेड रहता है, इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में वायर कनेक्ट रहता है। जब आप इनको कनेक्ट कर देते हैं तो ये दोनों टर्मिनल्स आपके वायर से कनेक्ट हो जाते हैं और आपका सर्किट कंप्लीट होने लग जाता है, हो जाता है। या आप कहेंगे कि देखिए ये सप्लाई वायर आया इधर से, और उसके बाद जब सप्लाई वायर आया तो आपने क्या किया, यहाँ से ये एक वायर और कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आपका सर्किट कंप्लीट कर देता है, इससे आपका पावर सप्लाई फ्लो होती है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, पावर वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, आ जाने की वजह से करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होता नहीं है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो क्या होता है उस कंडीशन में स्टूडेंट्स, ये वायर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और ये मेल्ट कर जाता है। तो स्टूडेंट इसके कंस्ट्रक्शन में बस इतना ही है। और बस इसकी जो प्रॉपर्टी स्टूडेंट, ये जो आपने बीच में वायर कनेक्ट किया है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, या आप ये कह सकते हैं उतना ही होता है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट आप चाहते हैं कि फ्लो हो। या आप कह सकते हैं स्टूडेंट, ये जो वायर है आपका, ये इस वायर अपने में से केवल उतना ही करंट जाने देगा जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर उस फिक्स अमाउंट ऑफ करंट से ज़्यादा करंट फ्लो होगा इस वायर से तो ये वायर क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल के वजह से मेल्ट कर जाएगा। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फ्यूज में आपने अभी तक समझा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वो डिवाइस होती है जो सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को तो परमिट करती है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होता है तो ये वायर जो लो रेजिस्टेंस वायर होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से मेल्ट हो जाता है और ये आपका वायर जो है ये मेल्ट हो जाता है। तो ये आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो आपका यहाँ से करंट सप्लाई नहीं हो पाता और इससे आपके डिवाइस पे पावर की सप्लाई रुक जाती है। और जब आपको पावर सप्लाई जितनी रिक्वायरमेंट उतनी वापस चाहिए होती है तो आपको फ्यूज़ चेंज करके फिर से आप यूटिलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के लिए ये डायग्राम याद करना होगा, और कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में आ जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल है और ये आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक। तो आपको स्टूडेंट 2 मार्क्स के लिए दोनों डायग्राम और ये 2 और 3 लाइन्स लिखनी होंगी। तो आप देखिए, आप सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये सबसे पहले आपको लिखना जरूरी है। द फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी याद रखेंगे। और सीरीज में कनेक्ट होता हमेशा लाइव वायर के साथ कनेक्ट करते हैं जिससे करंट की सप्लाई आ रही होती है। अब देखिए आपको बताया जब कभी कभी वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा आ जाती है
तो वोल्टेज और आपके अप्लायंस या जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस तो चेंज होता नहीं। इसका मतलब उसमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पावर वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा आ गई, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट बढ़ जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट से ज़्यादा ना फ्लो हो, तो इसलिए क्या होता है, ये जो फ्यूज़ का वायर होता है इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, इसका वायर का ये वायर आपका मेल्ट कर जाता है। तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसी लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जब करंट ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है इससे, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट जनरेट होता है और ये आपका मेल्ट कर जाता है वायर। तो इसमें आप देखिए, वो फिर से रीड करें। जो फ्यूज़ है आपका प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर वर्क करता है। फ्यूज़ हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है लाइव वायर के, और आपको ये चीज़ याद रखना है, जब पावर सप्लाई बढ़ जाती है मीनिंग वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, तो करंट ज़्यादा हो जाता है, और उसी एक्सेस करंट के वजह से हीट ज़्यादा फॉर्म होती है, और हीट ज़्यादा फॉर्म होती है तो इस फ्यूज़ के लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वायर की वजह से क्या होता है, वायर मेल्ट कर जाता है, मेल्ट करके सर्किट ब्रेक हो जाता है, और ये सर्किट आपका ओपन हो जाता है। तो मतलब पावर सप्लाई अप्लायंसेस में रुक जाती है। और स्टूडेंट आप मार्केट में रियल उसमें जाएंगे तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ फ्यूज़ हैं जो आप मार्केट में, जब डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में ये सारे फ्यूजेस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट ये आपके जो फ्यूजेस मार्केट में अवेलेबल हैं वो इनको आप एक बार देख लेंगे। ये तो सिर्फ आपके नॉलेज बेस के लिए है, लेकिन आपको डायग्राम ये दोनों याद रखने हैं। स्टूडेंट आप इस डायग्राम बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे, और ये चीज़ याद रखें स्टूडेंट, ये आपका जो है डेफिनेशन है। और आई होप कि अब आप ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। और स्टूडेंट आपका ये डेरिवेशन जो आपको कराया है, उसके ये वाला डेरिवेशन आप इसको भी देखेंगे। तो स्टूडेंट अब इस डेरिवेशन में के बेसिस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।